चलो बेटा देखो, हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे जो बच्चे कल लीव कर रहे थे जल्दी से देखो बेटा, एक तो हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करना है कि सॉरी, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी इस पे डिपेंड करेगी नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जैसे मैंने बताया जो लिक्विड और गैस है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड करती है आपकी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पर आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था कि हर 10 डिग्री के चेंज पे, एवरी 10 डिग्री डिग्री टेम्परेचर अगर 10 डिग्री का अगर चेंज होता है तो रिएक्शन डबल हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाती है, रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रेट आर ओ आर क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, डबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला कि कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसका जो रेट है वो 20 मोल पर लीटर है पर सेकंड, अगर उसका रेट, तो अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर कर दिया है तो जो तो उसका रेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो चेंज हुआ वो कितने चेंज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया, तो रेट डबल हो जाएगी, 20 का डबल। उसके बाद अगर मैंने मान लो रिएक्शन कर दी 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया, तो फिर 10 डिग्री का चेंज हुआ यहाँ पर, तो फिर 80 डिग्री, मतलब डबल हो जाएगी। हर 10 डिग्री के चेंज पे जो रेट होती है जनरली डबल हो जाती है। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमेशा नहीं लेकिन जनरली। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? भैया, हाँ बोलो। ये 10 डिग्री का किसी के साथ कंपैरिजन है? हाँ, अगर उसका रिएक्शन जो पहले था, अगर उसी में अगर मैं 10 डिग्री चेंज कर देता हूँ, मतलब वहीं पर अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर कर देता हूँ, मुझसे चेंज कर देता हूँ, मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, तो सरफेस और एरिया अगर जित 10 डिग्री की जगह भैया 5 डिग्री कर दे तो? तो रेट तो इंक्रीज होगा लेकिन डबल की संभावना नहीं है। मतलब जनरली ये देख, मैं आपको रिलेशन डिराइव करूंगा पूरा टॉपिक ही डिटेल के अंदर, भैया, टेम्प, हाँ बोलो। फिर 20 डिग्री में 4 टाइम्स हो जाएगा रेट? हाँ, इसका रिलेशन कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसका रिलेशन भैया पूरा एक टॉपिक अगर है। घटा दे तो घटा देंगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उतना ही। हाँ उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, टेंशन मत लो। पूरा एक टॉपिक इस टेम्परेचर के ऊपर डिटेल में डिस्कस करना है, इसका रिलेशन कैसे है, वो फॉर्मूला भी बताऊंगा जिस फॉर्मूले से आप चेंज निकाल सकते हो कि 10 डिग्री मान लो चेंज आ गया, 80 से लेके मान लो सपोज करो 160 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ कितना चेंज आया, तो उस चेंज को आप निकालोगे, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, टेंशन मत लो, उसे निकाल लोगे आप। लेकिन अभी सिर्फ हम एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद है सरफेस एरिया, सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा रिएक्शन को करने के लिए जगह प्रोवाइड होगी उतनी ज्यादा रेट होगा, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेट होगा। उसके बाद है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऊपर भी पूरा एक टॉपिक है, ध्यान सुनो, कैटलिस्ट के ऊपर भी बेटा पूरा एक टॉपिक है हमारा। मतलब कैटलिस्ट वैसे तो देखो जनरली अगर कभी बात करें कैटलिस्ट क्या होता है, तो जनरली हम ये बोलते हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, चेंज करते, ध्यान रखना मैंने इंक्रीज नहीं बोला, मैंने डिक्रीज नहीं बोला, मैंने क्या बोला, सर चेंज करते हैं। और वो खुद कंज्यूम नहीं होते, सिर्फ हेल्प करते, ध्यान रखना। मतलब वो खुद रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ वो एक सरफेस एरिया कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब क्या मतलब है कि चेंज करने मतलब ये दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, एक बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ, कल आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पता नहीं कुछ बच्चे गायब हो गए थे, इसलिए देखो दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। तो सिंपल, कैटलिस्ट आपके जनरली देखो, जनरली अगर जब तक बोला ना जाए तो हम ये मानते हैं कैटलिस्ट हमेशा रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कैटलिस्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं, इंक्रीज करने वाले भी, डिक्रीज करने वाले भी। ठीक है। इसके बाद देखो प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान सुनना बेटा। देखो कई बार ना कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं फोटोसिंथेसिस का, या जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसे कोई मतलब नहीं आपने रिएक्टेंट कितना लिया है, उसकी कंसेंट्रेशन कैसी है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो टेम्परेचर कैसा है, सरफेस कैसा है, कैटलिस्ट कौन सा, उससे कोई मतलब नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आप CO2 प्लस H2O जो हमारी रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, आप कितना ही सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, कितनी ही CO2 प्रोवाइड कर दो, कितना ही वाटर प्रोवाइड कर दो, ये रिएक्शन होगी नहीं जब तक सनलाइट नहीं होगी, जब तक लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी। बात समझ में बेटा? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जनरली तो हम ये मानते हैं कि जो सनलाइट होती है वो प्रेजेंस उसकी रेट को इंक्रीज करती है, लेकिन कुछ रिएक्शन होती है जिनकी शुरुआत ही सनलाइट की वजह से होती है, उसके बगैर होगी नहीं, मतलब आपने लाइट नहीं दी, मतलब रिएक्शन कन्वर्ट होगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी वो रिएक्शन। बात समझ में बेटा या नहीं आई? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल
रिएक्शंस, तो लाइट की रिएक्शंस क्या होती है आपकी कहीं ना कहीं इनिशिएट कर देती है। अब देखो मैंने आपको जनरली जैसे यही सेम रिएक्शन है बेटा, देखो यहाँ पर NO प्लस O2 ये रिएक्शन फास्ट है, वहीं पर अगर हमने CO प्लस O2 की जब रिएक्शन देखी तो क्या ये हमारी रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो ये सिंपल यहाँ पर नेचर पे डिपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी मर्जी है, मेरी इच्छा है। फिर है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की मैंने बात करी बेटा कि अगर सॉलिड और जो लिक्विड है, देखो मैंने कोलिजन की बात करी थी यहाँ पर कल भी कि देखो हमें ना जब भी एक कोलिजन थ्योरी आई, ध्यान सुनना, एक थ्योरी आई जिसका नाम था कोलिजन थ्योरी, पढ़नी है हमें डिटेल में, अगर सिलेबस कटेगा नहीं तो हमें ये पढ़नी भी है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बेटा ये कहती है हमें कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान सुनो, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, जब तक कि, ध्यान सुनो, जब तक कि इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में टकराव नहीं होगा, मतलब कोलिजन नहीं होगा। मतलब सपोज करो एक मॉलिक्यूल ए दूसरा मॉलिक्यूल बी है, ये जब तक ये दोनों टकराएंगे नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब कोलिजन थ्योरी। उसने बोला कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी, मतलब कोलाइड करना पड़ेगा हेड टू हेड। और इसने ये तक बोल दिया था कि हेड टू हेड कोलिजन ही होना चाहिए, ये नहीं कि पैर से पैर भिड़ रहे कोई और ही हिस्सा उनका टकरा रहे एक दूसरे के साथ, नहीं। उसने बोला हेड से हेड कोलिजन होना चाहिए, मतलब आपस में बिल्कुल सिर से सिर टकराना चाहिए। ये नहीं है जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो 5-6 मॉलिक्यूल्स आ गए तो कोई मॉलिक्यूल थोड़ा सा टच हो पाया, ज्यादा टच नहीं हो पाया, मतलब इफेक्टिव कोलिजन की बात करी थी एक्चुअली इसने कि इफेक्टिव कोलिजन मतलब हेड टू हेड कोलिजन होगा, वही कोलिजन होंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसने बोला सिंपली जो गैस है और लिक्विड है वो इंटरमिक्स इजीली हो जाते हैं, तो इफेक्टिवली रिएक्शन को इंक्रीज ज्यादा करते हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में। इसके बाद मैंने बताया था हेट्रोजीनस सिस्टम हो और होमोजीनियस हो, तो होमोजीनियस में रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है होमोजीनियसिटी की वजह से। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट कंसंट्रेशन। बेटा ध्यान सुनना, वैसे तो ये पॉइंट इरेलीवेंट है यहां पर बताना, क्योंकि इस पूरे ये पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी पॉइंट पे काम करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट करेगा, कि रेट है वो कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। जो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, सॉरी जो नहीं करेगा उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो रिएक्टेंट करेगा और कितना करेगा भाई, 1 करेगा मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर 1 पावर है, अगर यही पावर क्या हो जाती 2 हो जाती इसकी। डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर इसके ऊपर हमारा जो हम डिस्कस करेंगे ना आगे, वो सारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस तरीके से नाम सुने होंगे, जिनके स्कूल में हो गया होगा उन्होंने कुछ इस तरीके से नाम सुने होंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, वो पावर में भी डिपेंड कर सकता है, मतलब एन पावर कितना भी हो सकता है, एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है आपकी यहाँ पर। कि सपोज करो कंसंट्रेशन आपने अगर डबल कर दी तो रेट भी डबल हो जाए, कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया, ध्यान सुनो, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो जाए। ऐसा हो सकता है कंसंट्रेशन आपने, ध्यान सुनो, आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 गुना हो गया, क्योंकि रेट क्या है, पावर क्या है, 2 है इसकी। तो लेकिन जनरली हम ये मानते हैं, जनरली की बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं, जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उतनी ज्यादा रिएक्शन होती है। उसकी रीजन ये होती है जितने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा आपस में कोलिजन होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी बताओ यहां तक। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर। मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर जनरली टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपका रेट इंक्रीज होता है। उसके बाद मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन वो कैटलिस्ट जो रेट को इंक्रीज करेगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करेगा उसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। हाँ, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कोई ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई आपसे बोले ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दूं तो बताओ क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जितना ए से बी होने में कन्वर्ट होगा उतना ही बी से ए में, तो दोनों तरफ से इंक्रीज कर देगा। तो कैटलिस्ट जनरली आपको इक्विलिब्रियम अटेन करने में जरूर हेल्प कर देगा, लेकिन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, रेट को इंक्रीज नहीं करेगा सिंपली। ठीक है, इसके बाद लाइट या रेडिएशन का मैंने आपको बताया कि फोटोकेमिकल में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होती है। चाहो तो लिख लो इस रिएक्शन को एक बार, इन पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ लिखना है, कुछ पॉइंट जो कल रह गए थे वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं यहां तक, लेकिन कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मुझे लगा एक बार दोबारा से बता देता हूं, ताकि कुछ आइडिया होना चाहिए। फिर हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। जल्दी से बताऊं, चलूं आगे? बोलो बेटा चले आगे। आज क्लास में कौन बच्चा नहीं है भाई? एक बच्चा एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है आज? एक बच्चा एब्सेंट है, कौन है?
अपने अपने यार दोस्तों को बताओ देख के कौन कौन एब्सेंट है। मेरे को भैया आपके तो स्टूडेंट नहीं है। नहीं, वो तो है नहीं, इसके अलावा दो और है मेरे, उसके अलावा एक बच्चा और है, एक बच्चा एब्सेंट और है। पायल, हाँ पायल, पायल क्लास में आई तो थी थोड़ी देर पहले, उसे एक बार बोल लो बेटा, पायल को मैं मैसेज डाल देता हूँ दोबारा से एक बार, क्योंकि पायल क्लास में मैंने मैसेज देखा था, शायद वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाई शायद उसने क्लास में। एक सेकंड रुक जाओ, मैसेज दोबारा डाल देता हूँ। हाँ मैंने बोल दिया शशिकांत को भी। चलो ओके बेटा, आगे चलते हैं बेटा। आज ध्यान रखना, आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। वैसे तो आपने ये टॉपिक सुना होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, सुना है नाम इसका? मुझे ये बताओ किस बच्चे ने इसका नाम सुना, लॉ ऑफ मास एक्शन? कितने बच्चों ने इसका नाम सुना, लॉ ऑफ मास एक्शन? भैया सुना सुना है। सुना सुना तो नहीं हो रहा, सुना है, चलो अच्छी बात। ध्यान से सुनेंगे क्या कहा था, इस लॉ ने क्या बोला था। इसने ये बोला था कि जो कोई भी रिएक्शन का जो रेट है ना, ध्यान सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला ए, सपोज करो मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। इसने बोला अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, वैसे ये लाल इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड था, लेकिन हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम के लिए, बाकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने बोला कि एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स आउट अमोनिया। देखो इस ला की ना हमें जरूरत नहीं है, ध्यान सुना, पायल आ गई है, अब रिक्वेस्ट आई है उसकी, चलो पायल कहां थे बेटा आप इतनी देर से? ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला बेटा कि कोई भी रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपने रिएक्टेंट, ध्यान सुनना क्या बोला मैं, टर्म रिएक्टेंट, मुझे तो रिएक्टेंट यहां पर कौन कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? तो इसने बोला कि नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई रेज हाइड्रोजन। अच्छा इसने ये भी बोला कि जो नाइट्रोजन की पावर होगी, देखो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और इसके आगे क्या है 3, तो इसकी पावर क्या जाएगी 3। तो इसने बोला जो रेट है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, सिंपल इसने बोला N2 गिव्स आउट रेज टू पावर 1 गिव रेज टू पावर हाइड्रोजन पावर 3। ये लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं सिंपल लाइन में अगर आपको बताऊं, डेफिनेशन से कंफ्यूज ना करूं, तो आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो लॉ ऑफ भैया मास एक्शन ये था। हाँ बोलो। ये पिछले साल भी था। हाँ बेटा पिछले साल भी था, लेकिन अब ध्यान सुनो, मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं। देखो हम जब नॉर्मली लगाने लगे, मतलब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ नाइट्रोजन के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 टाइम्स, मतलब रेज टू पावर 3 रेट डिपेंड करता है। लेकिन जब हमने रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंटली करके देखा ना बेटा, ध्यान सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, जब हमने रिएक्शंस को करके देखा एक्सपेरिमेंटली, तो हमने क्या देखा कि जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, ऐसे डिपेंड नहीं कर रही, कि जो अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन की पावर कितने पावर पे डिपेंड करनी है 3, लेकिन डिपेंड नहीं करती हुई मिली हमें। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो सिंपल ये डेफिनेशन दे दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली, तो हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको इसके थ्रू हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो ध्यान सुनना, अब आगे जो मैं बोलने वाला हूं, तो कोई आपसे पूछे लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट था गोल्डबर्ग एंड वेज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसने सिंपली क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट का मतलब यहां पर ध्यान सुनो, प्रोडक्ट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई है, ध्यान सुनना, ये प्रोडक्ट वो नहीं है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका कोई यूज नहीं है इस टॉपिक, इस चैप्टर के, थोड़ा सा यूज है, नहीं ऐसा नहीं यूज नहीं है, यूज है, लेकिन ऐसा नहीं जितना इसका रिक्वायरमेंट है, जितना हमें चाहिए। तो सिंपल इसने बोला कि उनकी पावर के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो इनके आगे लिखा हो, जैसे ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव रेज टू सॉरी गिव टू प्रोडक्ट। तो इसमें जो रेट है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। तो इसको सॉल्व किया, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, क्या आया हमारा,
इसके बाद के क्या है, ध्यान सुनो, इसे नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अभी हमें पूरा टॉपिक चलाना है। वेर के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट कट गया शायद, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये तीनों नाम इसी के, ध्यान सुनो, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो आपको पता ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट बताओ। यार ये हम पढ़ तो रहे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, और पूछ रहे हैं हमें फिजिक्स वाली वेलोसिटी, तो फिजिक्स में पढ़ी थी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब आपको के की बारे में पूछा है, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे के को डिफाइन करना हो तो क्या करूं मैं? ए की कंसंट्रेशन भी क्या ले लूं, 1, बी की कंसंट्रेशन भी क्या ले लूं, 1, और मुझे बताओ 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा, 1। मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 पावर रेज टू पावर हाँ मान लो भैया 100 ले लिया, 1 की पावर 200 ले लिया, क्या रहेगा हमेशा, कुछ भी हो के रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे के को डिफाइन, एग्जाम में आती है डिफाइन रेट कांस्टेंट, एग्जाम में डेफिनेशन आती है डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी ले लो, यूनिटी, मतलब 1 ले लो। बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। आ गई भैया। आ गई, चलें अब आगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे की रीजन सुनो। उसकी रीजन बेटा ये है, जब हमने चेक किया ना, जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो पता क्या पता चला हमें, कि जो ये ए है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, ध्यान सुना मेरी बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो अल्फा और बीटा जो मैंने लिखे ना, अल्फा या बीटा, कुछ बुक्स में शायद पी और क्यू भी लिखा मिल जाए आपको, ये जो अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा और बीटा जरूरी नहीं है ए के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है बीटा किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हम सोच रहे थे कि जो ये डिपेंड कर रहे हो, किसकी पावर डिपेंड कर रहे हैं, ए और बी के, लेकिन एक्चुअली ऐसा मिला नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने बोला कि जो ये ए है, ये जरूरी नहीं है कि डिपेंड करे, मतलब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा नहीं मिला। मेरी बात सुनो, कि हमेशा ऐसा नहीं मिला, कि हमने जब चेक किया ना, जब इसको एक्सपेरिमेंटली डाटा को मैनिपुलेट करके जब हमने कंपाइल किया, रेंडर किया उस डाटा को, तो हमें क्या पता चला कि जो ये ए और प्लस बी है ना, ए प्लस बी, ये जरूरी नहीं है अल्फा प्लस बीटा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे सिर्फ इतनी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जरूरी नहीं है ए और बी, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो। क्या मतलब, जिसे अभी भी समझ में, दोबारा देखो, मैंने आपको बोला नाइट्रोजन प्लस 3H2, इनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, खैर अमोनिया बन रहा है, उससे कोई बात नहीं। हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया ना, जब हमने गुल्डबर्ग और बेज का जो लॉ लगाया, जो उसने बताया कि सर बात ऐसी, आप रेट निकालना तो निकालो, नाइट्रोजन की पावर आप 1 कर दो और हाइड्रोजन की पावर 3 रख दो। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो क्या पता चला, जो रेट है ना, वो नाइट्रोजन की पावर कुछ भी हो सकती है। सपोज करो ये अल्फा और ये आपका हाइड्रोजन जिसकी पावर बीटा, मतलब यहां मैं बोलूं ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 3 कितना आया, 4। तो ये जरूरी नहीं है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 4 आए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो वो है ए और अल्फा हो जाए, जरूरी नहीं है जो बी है वो मेरा बीटा हो जाए। मतलब एक्सपेरिमेंटली डाटा कुछ और मिल रहा था और थ्योरेटिकली कुछ और मिल रहा था। थ्योरेटिकली पता लगाया तो 1 प्लस 3 मतलब 4 आ रहा था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ये 4 नहीं आ रहा था। जरूरी नहीं है 4 आए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे जल्दी से, मुझे ये बात बताओ, इतनी बात किस बच्चे को समझ में आएगी नहीं? सिर्फ मैंने अभी कुछ कंसेप्ट नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया, ये बात समझ में आएगी नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि जो उनके आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है, बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इनके आगे लिखा होता है, इन्हें बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन्हें बोलते हैं, जो इनके आगे लिखा होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल या एटम के आगे जो लिखा होता है उन्हें बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जरूरी नहीं है कि ये अल्फा और बीटा की इक्वल, ये अल्फा बीटा क्या वो बात की बात है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली वो जरूरी नहीं है कि अल्फा की इक्वल आए। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हाँ आपसे भैया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया ये ए प्लस बी क्या है और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, जो आप जब से इतनी देर से आप बोल रहे हो, ध्यान सुनो, ए प्लस बी बेटा है मोलिकुलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी। क्या बोलते हैं? ए प्लस बी के कोई पूछे क्या होती है, आप बोलोगे मोलिकुलरिटी। क्या बोलोगे आप? मोलिकुलरिटी है ये।
बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या भैया जी? अल्फा और बीटा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप मोलिकुलरिटी, ध्यान सुनो, आप मोलिकुलरिटी कॉपी पेन से निकाल सकते हो। सिंपल रिएक्शन को बैलेंस करो, मतलब एक रिएक्शन अगर कोई बैलेंस्ड, आप मोलिकुलरिटी बता सकते हो। आप एक रिएक्शन जो बैलेंस रिएक्शन आप खुद बता सकते हो। मतलब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट था। कौन सा कंसेप्ट था? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। अब आपसे कोई जिंदगी में ये पूछ ले कि बताओ क्या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के बता सकते हो? आप कहोगे नहीं, जिंदगी में भी नहीं बता सकता मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के। क्या कोई आपसे पूछे कि क्या आप कॉपी पेन पे सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो किसी रिएक्शन को? नहीं, आप नहीं बता सकते जब तक आपके पास उसका एक्सपेरिमेंट किया गया डाटा ना हो। हाँ, डाटा है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसको निकालने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए कि जब मैंने इतने से इतना रेट बढ़ाई, इतनी से इतनी कंसेंट्रेशन बढ़ाई, मतलब कि आपने जब इतनी कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो रेट कितना डिपेंड करा। अगर आपके पास वो डाटा है तो आप निकाल सकते, मतलब एक्सपेरिमेंट करके आपके पास अगर कोई डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो आप निकाल सकते हो। कॉपी पेन पे आप किसी रिएक्शन को देख के बैलेंस करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नहीं बता सकते। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे सिर्फ इतनी बात क्लियर करो, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं आई? मुझे जल्दी से बताओ। आज की भैया। आ गई? अब देखो ध्यान से सुनो, अब चलते हैं, ये रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट क्या, जो अभी हमने लिखा के, ये क्या है जो हमने लिखा ना, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इस के की प्रॉपर्टी क्या है? सुनना ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रेट होगा। जितनी ज्यादा, क्योंकि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? के। बात समझ में आई? जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, मैं आपसे बोलता हूं के की वैल्यू है 2, दूसरी में बोलता हूं के की वैल्यू, के1 की वैल्यू 2, के2 की वैल्यू 3, बताओ रेट किसका ज्यादा होगा? कौन सी रिएक्शन का ज्यादा होगा, के1 का या के2 का? K2 का भैया। के2 का। क्यों? के की वैल्यू ज्यादा है। दूसरी बात, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ये रिएक्टेंट कैसा है। दूसरी बात, गौर से सुनना, इन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। आपने 4 किलो रिएक्टेंट लेके या 5 किलो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, सिंपली उसकी फिजिकल स्टेट किस टाइप का है, नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। पता है ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं इतनी देर से? उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, मे बी, मैं नहीं, देखो मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या सिचुएशन होने वाली है। जैसे इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है, मे बी, जरूरी नहीं है, मे बी, कि सीबीएसई प्लान कर रही है कि एमसीक्यू पे इस क्वेश्चन पेपर ले ले, उनका सब्जेक्टिव बता के एमसीक्यू ले ले। एमसीक्यू तो खैर आने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एमसीक्यू रेशो बढ़ा रहे हैं वो। ऐसा हो सकता है, मे बी, पॉसिबिलिटी है। अब सोच के देखो, जिस बच्चे ने सब्जेक्टिव की तैयारी करी, न्यूमेरिकल्स की तैयारी करी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी ही नहीं करी, उसके साथ तो मतलब प्रैंक हो जाएगा, मजाक हो जाएगा उस बच्चे के साथ। तो इसलिए कह रहा था कि ये पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है। जब जब पेपर आसान बनाना, देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, जब पेपर आसान बनाना होता है ना, आसान बना के वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे को मतलब आइडिया नहीं हो, दूर दूर से न्यूमेरिकल ट्राई कर रहा है, मतलब भर भर के न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के अंदर इतने न्यूमेरिकल जिसकी कोई इधर नहीं है, न्यूमेरिकल से भरा हुआ चैप्टर ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये पॉइंट्स ना हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू और असर्शन रीजन एक टॉपिक होता है, वहां से आते हैं क्वेश्चन। फिर आपके दिमाग में आता है कि भैया ये तो पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया तो जाता है लेकिन हम उसे मतलब नजरों के सामने से निकालते, अरे ये छोड़ो, नहीं तो बच्चे वाली चीज है, छोड़ो नहीं, तो क्या करेंगे करके। इसलिए फोकस करो चीजों पे, छोटी छोटी पॉइंट पे। आगे देखो, फिर है कि जो के की वैल्यू है ना, एक रिएक्शन के दौरान कभी नहीं बदलती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन एक बार शुरू होगी और उस के की वैल्यू अगर 1 है ना, तो थ्रू आउट द रिएक्शन, चाहे वो 10 साल चले, उस के की वैल्यू 1 ही रहेगी। हाँ, आपकी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा हो सकती है। शुरू में आप सोच के देखो, आपने खाना पकाना शुरू किया, शुरू में आपके पास जो प्लो था, मतलब आटा था, जो आपका चून था जिसे आप बेचना है, वो आपके ज्यादा था, वो डिक्रीज हो रहा है। आप जैसे जैसे खाना बना रहे हो, आप रिएक्शन कर रहे हो, वो कम हो रहा है, लेकिन के की वैल्यू डिक्रीज नहीं होने वाली, ना इंक्रीज होने, वो के की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि वो कंसेंट्रेशन में डिपेंड कर ही नहीं रहा। रिएक्टेंट आपने ज्यादा लिया, कम लिया, रिएक्टेंट ज्यादा हो या कम हो, या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, उससे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो के की वैल्यू, अगर एक बार किसी ने आपको एक रिएक्शन के लिए बता दी कि इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ये थी, तो वो रिएक्शन अगर अगर उसी के अंदर अगर आपने कंसेंट्रेशन चेंज करके दूसरी वैल्यू पूछ, क्योंकि देखो पता क्या होता है, न्यूमेरिकल आएगा,
बोला जाएगा कि एक रिएक्शन करी गई इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन के लिए के की वैल्यू ये थी, दूसरे के लिए पूछेगा बताओ इतनी कंसंट्रेशन के बाद इतनी कंसंट्रेशन हुई, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दोबारा बताना चाहूं, इसने बोला कि सपोज करो पास 10 मोल कंसंट्रेशन थी, 10 से 8 होगी, के की वैल्यू थी 2, बताओ 8 से 6 गया, के की वैल्यू कितनी होगी? आप यहां पर भी के की वैल्यू 2 ही लोगे। ये न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स करते वक्त याद आएगी आपको कि भैया के क्या ले, के तो बताया ही नहीं इस रिएक्शन के लिए, ये प्रॉपर्टी काम आएगी वहां पर कि के की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, सॉरी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रेट को ध्यान सुनो, पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके रेट को इंक्रीज करेंगे, सिंपल सी बात, अगर रेट को इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सोच के बताओ, अगर एक लॉजिकली सोच के बताओ मुझे। हाँ बेटा बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है अभी, आ रही है। बताओ ना, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए वैल्यू ऑफ के क्या होनी चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज भैया। रेट अगर इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज, लॉजिकली बात है। तो कैटलिस्ट के रेट को अगर इंक्रीज हो तो के भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात, के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब रेट इंक्रीज हुआ, रेट इंक्रीज हुआ मतलब के की वैल्यू इंक्रीज हुई। भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज होता है, इस बात से आप सेटिस्फाई हो? रेट इंक्रीज करने से के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट में और के में मतलब रेट कांस्टेंट में डायरेक्ट रिलेशन है, इस वजह से। इसके बाद देखो, इस पॉइंट को नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछे के की यूनिट क्या है, तो के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, वो मैं निकालना आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है? के की यूनिट फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कोई आप सोचे के की यूनिट क्या है, अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान सुनो, अगर वो जीरो, मैं सिखाऊंगा कैसे निकालनी है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है वो, तो उसमें के की जो वैल्यू होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। वहीं पे अगर यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, ये क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, के की यूनिट क्या हो जाती, सेकंड इनवर्स हो जाती। तो ये के की वैल्यू डिपेंड करती है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, ये डिपेंड करती है, ध्यान रखना इस चीज पे, फिक्स नहीं है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, रेट लॉ क्या है, बात ध्यान से सुनना। अब जो मैं समझाने वाला हूं उस बात को बहुत गौर से सुनना, जो मैं अभी समझा रहा हूं। कोई आपसे पूछे रेट लॉ क्या है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। आपसे कोई बोले रेट लॉ क्या है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट इसलिए लिख रहा हूं, ये चाहे सी रेस टू पावर सी और डी रेस टू पावर डी, इन पे डिपेंड ही नहीं करता रेट लॉ। तो क्या सोचा रेट लॉ क्या है, आप बोलोगे रेट लॉ क्या कहता है? रेट ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए रेस टू द पावर सम पावर, वो पावर क्या है पता नहीं, बी रेस टू पावर सम पावर वो पता नहीं, मतलब अल्फा और बीटा, और ये अल्फा जरूरी नहीं है ए हो, और ये जरूरी नहीं बीटा बी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, और कब होता है वो मैं बताऊंगा अलग से। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेट का अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाना तो क्या लिखेंगे, ए की पावर ए, सॉरी अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा। मुझे ये बताओ ये बात समझ में आएगी ना, रेट ला सिंपल ये, अगर कोई आपसे पूछे रेट ला क्या है, ये रेट ला जी। एग्जांपल देके समझाता हूं, मैंने बोला नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स आउट टू अमोनिया, मैं बोलो बेटा बताओ रेट ला क्या, आप बोलोगे रेट ला भैया जी बात ऐसी है, देखो ये के N2 की पावर पता नहीं, आपने बोला था पता नहीं, हाँ ठीक है पता नहीं अल्फा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, इसका रीजन ये है, ये कॉपी पेन पे देख के नहीं बताया जा सकता, ये रीजन है। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन की पावर बीटा, अब मैं बोलूं ये अल्फा और बीटा क्या है, ये जरूरी नहीं है अल्फा 1 हो और बीटा 3 हो, क्योंकि अल्फा और बीटा एक एक्सपेरिमेंटली डाटा के से निकाला जाता है, निकालना सिखाऊंगा कि अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या मतलब है यहां पर। मुझे सिर्फ इतना बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि रेट ला क्या है, मुझे सिर्फ ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
बोलो बेटा। आ गई भैया। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कोई रिएक्शन हो रही है, H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2। मैं आपको बोलूं बेटा बताओ इसके लिए रेट ला लिख दो। आप मेरे सामने लिखोगे भैया बात ऐसी है, देखो रेट ला लिखने का मतलब K एक कांस्टेंट, H2O पावर पता नहीं क्या होगी, हमें नहीं पता पावर क्या होगी, अल्फा सिंपल लिख के छोड़ दोगे अल्फा। सिखाऊंगा ये अल्फा कब 1 लिखना, कब 2 लिखना, कब 3 लिखना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि ये अल्फा होगी। ये अल्फा कितनी होगी पता नहीं। हाँ अगर मैं ये बोलता कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता, तो आप बोलते कि देखो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप बोलते तो मैं इसकी पावर 2 लिख सकता, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ मेरे को इसलिए बताना था कि ऐसा भी एक कंसेप्ट होता था जो आपने 11th में पढ़ा था, उसके साथ इसे मिक्स मत कर देना अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अब रेट लॉ की डेफिनेशन देखो। The rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of the reactant each raised to the power some power। मेरी बात को ध्यान सुनो, मैंने some power लिखा है, वहां पर मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा some power may और may not be equal to the same to its numerical coefficient। जरूरी नहीं है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ मुझे। मुझे सिर्फ इतनी बताओ ये बात समझ आ में गई आई भैया। कि नहीं? कोई डाउट किसी बच्चे को अगर यहां तक डाउट है ना प्लीज दोबारा पूछ लो। मैं सारा टॉपिक अभी से जितना बताया सारा रिपीट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर जिससे यहां तक समझ में नहीं आया ना, रेट ला जिसे समझ में नहीं आया, भरोसा करो कुछ नहीं समझ में आना अगले वाला, आगे वाले कुछ भी समझ नहीं आना बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर दोबारा बोलते दोबारा बता देता हूं, एक बार रिपीट करूं सारा। चलो अब देखो के यहां पर भी वही नाम होंगे, रेट कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेट को डिफाइन करना तो कैसे करोगे? अभी भी के को डिफाइन करोगे कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। कंसेप्ट वही रहेगा, अल्फा और बीटा बदले ना, अल्फा बीटा कुछ भी हो, मैं उससे मतलब ही नहीं है। आप एक ही क्या रख दो, आप यहां पर रेट क्या रख दो यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, एक को वन पुट कर दो, इस वन में समझते इसका मतलब क्या है? वन का मतलब 1 मोल पर लीटर, मतलब वन इसकी मोलरिटी है। ये वन समझते हो ये क्या कंसेंट्रेशन है, मतलब 1 मोलरिटी, मोल पर लीटर। ध्यान सुनो, क्या मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन है ये। वन का मतलब यानी कि वन पुट कर दिया कोई वैल्यू है नहीं, वन मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, जिसका 1 मोल हो, जिसके अंदर 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन हो। जो वन की पावर कुछ भी हो बेटा, चाहे 1000 ले लो, वन की पावर चाहे आप 2000 ले लो, रेट किसके बराबर रहेगा हमेशा? ठीक है, मैंने ये बोला है कि रेट ऑफ वो रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो, 1 हो। अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। बात ध्यान से सुनना, कोई आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सिंपल लाइन में समझना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। R इज इक्वल टू के, ए रेज टू पावर 3, बी रेज टू पावर 1। मैं बोलता हूं बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कोई आपसे जिंदगी में पूछे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, तो आप बोलोगे कि सर बात ऐसी, जो रिएक्टेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो रिएक्टेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है इनका सम कर दो, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आंसर आया यहाँ पर? 4। मुश्किल है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना मुश्किल है? मुझे ये बताओ, मुश्किल है? बोलो किसी एक बच्चे को जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना समझ में आए, अभी आप बताना इसका आंसर मेरे को। बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभी आप बताओगे इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ बेटा, प्रीवियस ईयर में सिर्फ इतना लिख के आया था। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, और ऑर्डर रिएक्शन के बाद बता दो के की यूनिट क्या है। सिर्फ इतना क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन आया और कुछ आया ही नहीं चैप्टर से ज्यादा कुछ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ अभी। बेटा आवाज आ रही तो आंसर बताओ मुझे इसका जल्दी से। अभी आवाज आ रही है मुझे, जल्दी से बताओ। निश्चित आंसर बताओ बेटा इसका। निशिता, ठीक है, तान्या आपका आंसर। निशिता आंसर बताओ बेटा। सागर आंसर बता बेटा इसका। सागर आंसर बेटा। आयुष आंसर। क्या बात है भाई, समझ में नहीं आया?
रिया बेटा आंसर क्या है इसका? वन भैया। हाँ शाबाश। एक बात बताओ, जब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब इसे, क्या पावर है इसकी? वन। अभी बेटा कुछ नहीं होता तो कुछ क्या होती, पावर वन होती है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? वन। आगे देखो, मुझे और बताओ। मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, सिर्फ इतना लिखा मैंने, बताओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए, जिसे भरोसा ना रहा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना बेटा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कि पहला क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, दूसरा के की यूनिट बताओ, तीसरा इसका ग्राफ बना दो इस ऑर्डर का। 3 नंबर में क्वेश्चन था ये। हाँ अंकुर ठीक है आपका आंसर बेटा। बताओ बेटा अभी आंसर। अभी आवाज आ रही है बेटा आपके पास? हर्ष आंसर बेटा। ठीक है पुलकित आपका आंसर। हर्ष आंसर बेटा। आयुष आंसर। वरुण। वरुण बेटा आंसर। रीवा आंसर बेटा। रीवा आंसर बेटा। दोबारा कनेक्ट करना, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है एक बार। हाँ भाई, कौन रह गया जल्दी से बताओ, कौन रह गया बेटा? जल्दी से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हो? सागर आंसर नहीं बताया बेटा तूने, आवाज नहीं आ रही सागर तेरे पास मेरी? सुनो अब ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया मुझे एक बात तो, अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता, इसकी पावर 0 कर देता, तो आंसर क्या होता? किसी पावर 0 मतलब 1, 1 मतलब आर इज इक्वल टू के, तो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा बेटा? 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? बताओ बेटा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे। हो गई भैया। हो गई? अब देखो आगे चलो। हाँ भैया। अब कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप बोलोगे इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स कंसेंट्रेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड इन रेट लॉ, जो रेट लॉ के अंदर रिप्रेजेंट की गई होगी। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है, थ्योरेटिकली नहीं। कि मतलब जो मैंने ये रेट लिखा ना बेटा, के रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी, ए रेज टू पावर 3, बी रेज टू पावर 1, ये 1 और 3 की जो वैल्यू है, ये 1 और 3 मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाले हैं। ये नहीं कि मैंने अपनी मनमर्जी से लिख दिए हों, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली करके निकाले, ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपसे कोई पूछे रेट लॉ के अंदर, तो कोई पूछे अल्फा क्या है, यहां पर आप बोलोगे अल्फा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या है यहां पर? इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे आपके? ओवरऑल ऑर्डर। जब तक ना बोला जाए तो ओवरऑल ऑर्डर ही होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मतलब इसका। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ भैया। हो गई? एक पॉइंट है, अगर किसी भी रिएक्शन में, क्या मतलब है ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनना गौर से। मैंने एक रिएक्शन लिखी, सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, और जब मैंने इसके रेट लाल निकाला तो K की वैल्यू क्या आई? N2 प्लस अल्फा, हाइड्रोजन लिखा, इसकी वैल्यू कितनी आई?
बीटा। अगर ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाए, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर क्या है 1, बी यहाँ पर क्या है 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। अगर ये 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई 4, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी अगर 4 आ जाए, एक्सपेरिमेंटली जब निकाल के देखा तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, ध्यान सुनो, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर जो मोलिकुलरिटी है वो किसके इक्वल हो जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एलिमेंट्री रिएक्शन, या उसी को हम स्लो स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं, या दूसरी एक नाम और रहेगा इसका मोलिकुलरिटी रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मोलिकुलरिटी रिएक्शन। लेकिन इसके अलावा ये दोनों ज्यादा ठीक रहेंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बात और समझना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन ए प्लस बी दैट इज मोलिकुलरिटी 0 कभी नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसी कोई रिएक्शन देखी जिसके आगे 0 लिखा हो, 0 मतलब वो है ही नहीं, बात समझ में बेटा, तो मोलिकुलरिटी 0 कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। तो ये पॉइंट्स है, इन्हें लिख लो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी मोलिकुलरिटी से ज्यादा नहीं आएगा, एक ये बात और भी है। इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। आज बाकी पता नहीं कहाँ रह गए, वरुण भी नहीं आया क्लास में। चलो आज इतना ही करते हैं, फिनिश करते हैं आज यहीं पे, इसे कल एक बार दोबारा थोड़ा सा और बता दूंगा।